हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पर हम अलग अलग सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे थे। एसिडिक सब्सटेंसेस के बारे में, बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में। साथ ही हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और क्या काम करते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर हमारे पास हैं। ठीक है। फिर हम साथ साथ ही हमने अपने लास्ट लेक्चर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी। उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे स्टार्टिंग से। चलिए बच्चों, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अब अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बात की थी नेशनल साइंस डे। ठीक है, जो कि मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाया था इसके बारे में भी हमने, क्यों मनाया जाता है ये, इसके बारे में भी हमने बात की थी। फिर हमने बच्चों पढ़ा था लिटमस एज एन इंडिकेटर। कि लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। कैसे? हमने क्या किया था, बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लिए थे, जैसे कि लेमन जूस है, सोप सॉल्यूशन है, आंवला जूस है, टैमरिंड वाटर, कई सारे सॉल्यूशन हमने कलेक्ट कर लिए थे। अब सॉल्यूशन को कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना था, जो लिटमस पेपर है। अच्छा, लिटमस हमें मिलता कहाँ से है? लाइकेन से मिलता है। लिटमस हमें एक तो लिटमस स्ट्रिप्स के रूप में मिलता है जो कि नीले और लाल रंग की होती हैं। इसके अलावा लिटमस का सॉल्यूशन भी उपलब्ध होता है। ठीक है, चलिए, तो कहीं पर हम सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं, कहीं पर हम पेपर का भी यूज करते हैं। ज्यादातर वैसे हम पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन का यूज नहीं किया जाता। सॉल्यूशन का भी यूज किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये जो सैंपल कलेक्ट किए थे, इनको दोनों लिटमस पेपर पर, रेड और ब्लू दोनों पर टेस्ट किया था। तो टेस्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आया था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ टेबल में देख पा रहे हैं। तो कुछ सॉल्यूशन ऐसे थे, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहे थे, और कुछ सॉल्यूशन ऐसे थे जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे थे, और कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी थे जो रेड और ब्लू दोनों में कोई भी चेंज नहीं कर रहे थे। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया इतना कि तीन जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखी, वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्हें हमने तीन ग्रुप के नाम दिए। ये जो तीन ऑब्जर्वेशन थी ना, उनको तीन ग्रुप में हमने बांट दिया, सॉर्ट कर दिया तीन ग्रुप में। एक में वो जो ब्लू लिटमस को रेड कर रहे थे, एक में वो जो रेड लिटमस को ब्लू कर रहे थे, और एक में वो जिनका ब्लू और रेड दोनों पर ही कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। फिर हमने देखा वो सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहे थे, वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। साथ में वो लिटमस पेपर जो रेड टू ब्लू यानी कि लाल से नीला कर रहे थे लिटमस को, वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसीलिए लिटमस को क्या कहा जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर भी कहा जाता है। ठीक है। अभी जो इंडिकेटर हैं हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि लाइकेन से मिल रहा था लिटमस, जैसे हल्दी भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी क्या होता है, एक इंडिकेटर है। ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर, या हम कहें प्राकृतिक संकेतक। दूसरा होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जैसे कि फिनॉल्फथैलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। चलिए,
फिर हमने यहाँ पर एसिड के बारे में बात कर ली थी कि एसिड क्या कर रहा है, अपने कलर को रेड में चेंज कर देता है। जब भी एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। जब भी लिटमस पर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाएगा या लिटमस को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो अपना कलर कैसा कर लेगा, रेड कर लेगा। वहीं दूसरा है बेस। बेस को जब हम लिटमस के ऊपर डालते हैं तो वो अपना कलर कैसे कर लेगा, ब्लू कर लेगा। ठीक है, तो रेड लिटमस पर अगर हम डालेंगे तो वो तो अपने आप को ब्लू कर लेगा अगर हम बेस डालते हैं तो। लेकिन अगर हम बेस को ब्लू लिटमस पर डालेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा बच्चों, कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि लिटमस तो पहले से ब्लू ही है और हमने उस पर बेस डाला है। ठीक है, तो वो ब्लू ही रहेगा। फिर हमने एक सब्सटेंस के बारे में ऐसे बात की थी कि जो अपना कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, ना एसिडिक मीडियम में ना बेसिक में। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि उदासीन पदार्थ जिन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। फिर हमने बात की थी बच्चों कि अलग अलग एसिड प्रेजेंट होती हैं अलग अलग सब्सटेंसेस में। कुछ कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस हमने देखे थे जिनमें कुछ कॉमन एसिड थी जो प्रेजेंट थी। जैसे अगर हम ऑरेंज की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होती है सिट्रिक एसिड। आंवला की बात करें तो आंवला में प्रेजेंट है एस्कॉर्बिक एसिड। इमली की बात करें तो इमली में प्रेजेंट है टार्ट्रिक एसिड। और कच्चा आम उसमें भी प्रेजेंट है टार्ट्रिक एसिड। यही जैसे टोमेटोज हैं, इनमें सिट्रिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होती है। विनेगर की बात करें तो विनेगर में है एसिटिक एसिड। और कर्ड की बात करें तो कर्ड में है लैक्टिक एसिड। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि चींटी का डंक, उसमें भी क्या एसिड होती है, तो अब तो आपको पता है कि चींटी के डंक में भी एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड होती है, फॉर्मिक एसिड। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ एसिड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी था कि लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है, कर्ड में कौन सी एसिड, टैमरिंड में, विनेगर में। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको नोट करनी है कि ये जो अलग अलग एसिड्स हैं, ये जिन सब्सटेंस में पाई जा रही हैं, ये जो ईडेबल सब्सटेंस है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, स्वाद में उनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, क्लियर है। वहीं अगर हम बेस की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि बेस का स्वाद होता है कड़वा। ठीक है, चलो तो कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जिनमें बेस प्रेजेंट होते हैं। तो बेस प्रेजेंट होता है जैसे कि सोप हो गया, साबुन, शैम्पू, वॉशिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, इन सभी में बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बेस को अगर हम किसी चीज से टच करते हैं, जैसे अपने हाथ से टच करते हैं, तो टच करने पर वो कैसा होता है, साबुन की तरह होता है, सोप के जैसा होता है, स्लिपरी भी होता है। ठीक है, साबुन जैसा होता है ना, फिसलनदार, वैसा ही बेस भी होते हैं साबुन जैसे। ठीक है, और बेस पाए किस किस चीज में जाते हैं, जैसे हमने एसिड पढ़े थे तो एसिड बहुत सारे ईडेबल सब्सटेंसेस में, जैसे कि ऑरेंजेस में, लेमन्स में, ठीक है, कर्ड में, इन सभी में एसिड पाए जाते थे अलग अलग। वैसे ही सोप में, वॉशिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा में, ठीक है, इन सभी में क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। और बेस का स्वाद होता है कड़वा। जैसे कभी मुंह धोते समय या हाथ धोते समय कभी साबुन गलती से आपके मुंह में अगर चला जाए, साबुन शैम्पू, ठीक है, चला जाए, तो आप क्या फील होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। या शैम्पू के जैसे पैकेट्स होते हैं, तो आप कभी शैम्पू का पैकेट जब फाड़ते हो, ठीक है, तो आपसे कई बार आपको जो है, आप क्या करते हो, उसको दांतों से फाड़ने की कोशिश भी करते हो। तो आपने अक्सर देखा होगा कभी गलती से अगर वो मुंह में चला जाता है तो उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो जो भी बेस हमारे होते हैं उनका स्वाद होता है कड़वा। लेकिन बच्चों, इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी कड़वी चीजें उन सभी में बेस होता है। जैसे अगर हम बात करें करेला, तो करेला बिटर गॉड जिसे कहा जाता है,
तो करेला तो कड़वा होता है, लेकिन करेले में कोई बेस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक चीजें बिटर टेस्ट करती हैं, लेकिन जितनी भी चीजें बिटर टेस्ट करती हैं जरूरी नहीं कि वो सभी बेस ही हो। क्लियर इतना? ठीक है। फिर हमने रेड रोज इंडिकेटर के बारे में बात की थी। हमने क्या किया था कि रोज की पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां ली, उन्हें क्रश किया, ठीक है, और फिर उन्हें एक ग्लास टम्बलर में डाल दिया, जैसे कि आपको फिगर 2.6 में दिखाई दे रहा है। अब ग्लास टम्बलर में डालने के बाद हमने उसमें डाल दिया हॉट वाटर, ठीक है, और उसको कुछ मिनट के लिए हमें क्या कर लेना है, उसको छोड़ देना है कुछ मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, और वेट करना है। फिर हम क्या देखेंगे कि जो हमने पानी डाला था उस रोज के एक्सट्रैक्ट में, जो हमने क्रश किया हुआ था, ठीक है, हम क्या देखेंगे, वो जो वाटर हमने डाला था उसका कलर भी कैसा हो जाएगा, एकदम रेडिश हो जाएगा। और अब हम इसे क्या करेंगे, छान लेंगे, ठीक है, फिल्टर कर लेंगे इसे। और ये जो फिल्ट्रेट हमारे पास आया वही क्या है हमारा, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में, वही क्या है हमारा, रेड रोज एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, इसी रेड रोज एक्सट्रैक्ट का उपयोग हम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को जानने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसका उपयोग, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या की, 2 टेस्ट ट्यूब ली, जैसे कि फिगर 2.8 में हमें दिख रही है। 2 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हमने क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉप रेड रोज एक्सट्रैक्ट की डाल दी। अब जब हमने ये कुछ ड्रॉप्स डाल दी हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट की, इसके बाद हमें क्या करना है, ए में तो कोई क्या डाल देंगे, कोई एसिडिक सब्सटेंस डाल देंगे, और बी में कोई बेसिक सब्सटेंस डाल देंगे। तो हमने क्या देखा, ए में हमने डाला लेमन जूस और बी में हमने डाल दिया सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन का विलियन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ए का कलर कैसा हो गया, रेड शेड में हो गया, और बी का कलर हो गया थोड़ा ग्रीन शेड में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेड रोज इंडिकेटर है वो कैसे काम करता है, वो एसिड में कलर देता है रेडिश शेड, और बेस में कलर देता है ग्रीनिश शेड। ठीक है, इतना भी हो गया था। तो फिर हमें क्या करना था, यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन को सेम टेस्ट करके देखना था। तो हम कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने सोप सॉल्यूशन डाला तो ये ग्रीनिश कलर देगा, आंवला जूस डाला तो ये रेडिश शेड देगा, इसके अलावा हमने बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग पाउडर डाला, ठीक है, तो ये कैसा कलर देगा, ये देगा ग्रीनिश कलर। तो जितनी भी बेसिक चीजें होंगी वो ग्रीनिश कलर, और जो एसिडिक होंगी वो देंगी रेडिश शेड। ठीक, चलो इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया था। फिर हमने बात की थी बच्चों कि इनके अलावा और भी कई सारे हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि बीट रूट, जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं, पर्पल कैबेज, जैसे आपने हरी पत्ता गोभी देखी है, तो पर्पल कैबेज भी होती है, बैंगनी रंग की पत्ता गोभी। ठीक है, तो उसको भी हम एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी को भी एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडियन ब्लैकबेरी जिसे जामुन कहा जाता है, गुड़हल, रेड हिबिस्कस, इनका उपयोग भी किया जाता है बच्चों एज एन इंडिकेटर। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हमने एक फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में बात की थी कि हाइड्रेंजिया ये एक प्लांट है जो कूलर क्लाइमेट हिमालयन रीजन में ग्रो करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, अब अगर हम इसे देखें तो ये 2 कलर में हमें जैसे कि दिख भी रहा है हमें इमेज में। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है उसमें दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एसिडिक सॉइल में, अगर सॉइल कैसी है, एसिडिक है यानी कि अम्लीय प्रकृति के है, तो उसमें ये ब्लू रंग का उगता है। और अगर सॉइल बेसिक है यानी कि क्षारीय प्रकृति की है, तो उसमें ये उगता है रेड कलर का। क्लियर है, तो यानी कि ये अलग अलग सॉइल में यानी कि एसिडिक सॉइल में और बेसिक सॉइल में अलग अलग रंग में उगता है। ठीक है, चलिए फ्लावर का नाम आपको ध्यान रखना है। तो क्या हम इसे अपने अकॉर्डिंग उगा सकते हैं? हाँ, हम अपने अकॉर्डिंग उगा सकते हैं। मान लो हमें अपनी सॉइल लेनी है, पहले अपनी सॉइल का जो पीएच है या अपनी सॉइल का जो नेचर है वो हमें पता करना है, जिस भी एरिया में अगर उगाना है हमें। अगर वो सॉइल बेसिक है और हमें चाहिए
एसिडिक सॉइल में उगने वाले फ्लावर, है ना। अगर वो सॉइल क्या है, बेसिक है और हमें चाहिए ब्लू फ्लावर, तो हम क्या करेंगे, उस सॉइल को एसिडिक बना देंगे। कैसे? उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर डाल करके, कंपोस्ट डाल करके, क्योंकि वो जब ब्रेक डाउन होते हैं तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और जिससे कि सॉइल एसिडिक हो जाएगी। या अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई बेस डाल करके क्या बना देंगे, उसे बेसिक बना देंगे। क्लियर है? चलो, ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट था। फिर हमने टर्मरिक के बारे में बात की थी। टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी भी क्या है, एक इंडिकेटर है और इसका उपयोग भी सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए किया जाता है। कैसे हम टर्मरिक का इंडिकेटर बनाते हैं? टर्मरिक को, एक चम्मच हल्दी को क्या करना है, थोड़े से पानी में डाल करके उसका पेस्ट बना लेना है। फिर इस पेस्ट में हमें फिल्टर पेपर डाल देना है। फिर उस फिल्टर पेपर को कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है और फिर उसको, जैसे कि हमें फिगर 2.9 के बी में दिख रहा है, उसे क्या कर लेना है, थिन स्ट्रिप्स में काट लेना है। अब इन स्ट्रिप्स का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, एज एन इंडिकेटर कर सकते हैं। कैसे करेंगे एज एन इंडिकेटर? देखो, इन स्ट्रिप को जब हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये स्ट्रिप हो जाएंगी रेड, तो हमें किसी भी सॉल्यूशन के बेसिक नेचर के बारे में पता चल जाएगा। और अगर हम इसे किसी एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर येलो का येलो ही रहेगा। यानी कि ये केवल बेसिक सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताएगी, एसिडिक और न्यूट्रल में ये नहीं बताती। तो एक और फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में हमने बात की थी कि टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। ये जिंजर फैमिली से है, ठीक है। और टेस्ट और कलर के अलावा इसके और भी बेनिफिट है। जैसे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हल्दी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर अगर चोट लगी हो, घाव हो, तो उस घाव पर क्या किया जाता है, हल्दी लगाई जाती है। या हमें क्या किया जाता है बच्चों, हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ सके। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी पर कहीं पर घाव है तो वो वुंड क्या हो सके, हील हो सके, है ना। हीलिंग प्रॉपर्टी भी इसमें होती है, तो हील करने के लिए भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। या खांसी जुकाम होती है तो उसके लिए भी हमने जैसे कहा, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और बहुत सारी होम रेमेडीज हैं जो हल्दी से बनाई जाती हैं। ये रेमेडीज आप अपने घर में अपने मदर से या फादर से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। फिर इसके बाद हमने बात की थी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में। अब ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, जहां पर ऑर्डर, किसी भी सब्सटेंस का ऑर्डर चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। जैसे हमने अनियन चॉप किए थे, अनियन चॉप करके वहां उस पर हमने क्या कर लिया था, कुछ क्लोथ रख लिया था, है ना, कॉटन का क्लोथ। फिर जब उस क्लोथ को बाहर निकाला तो उसमें अनियन की स्मेल आ रही थी। अब उस क्लोथ को दो हिस्सों में हमने बांट दिया। एक में हमने क्या डाला, एक एसिडिक सॉल्यूशन डाला और एक में हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला। तो हमने क्या देखा, जिसमें हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला उसकी स्मेल तो गायब हो गई थी और जिसमें हमने एसिडिक सॉल्यूशन डाला उसमें अभी भी स्मेल आ रही थी। क्या बताता है ये? इससे हमें पता चलता है कि जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि अनियन है, तो ये एसिड में अपनी स्मेल जो है इनकी एसिड में वैसी की एज इट इज रहती है, लेकिन बेस में जो इनकी स्मेल है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, यानी कि स्मेल जो है वो हट जाती है। क्लियर? समझ में आया थोड़ा बहुत इतना? चलिए, फिर हमने बच्चों बात की थी कि अगर एसिड और बेस को साथ में मिक्स किया जाए, तो जब एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं तो ये क्या बनाता है, सोचिए इस बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसिड और बेस जब एक साथ हम मिलाएंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम केवल एसिडिक सॉल्यूशन अलग था, बेसिक सॉल्यूशन अलग था। अभी तक हम इन्हें केवल टेस्ट कर रहे थे, है ना, कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। अब जब हमें पता चल चुके हैं कुछ एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो अब हमें बताना है कि एसिड और बेस जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं। तो जब हम किसी एसिड और बेस को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, एसिड और बेस को मिलाने पर
क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने लिखा हुआ है HCl हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि नमक और पानी, साथ में हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रही है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी कि हमारी डेली लाइफ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब क्या क्या है वो रोल्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि यहाँ पर हमने देखा था कि चींटी का डंक यानी कि एंट स्टिंग, जब कोई एंट हमारे हाथ पर या किसी भी एरिया पर बाइट करती है तो हमें स्टिंगिंग पेन होने लगता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है ना, उस पेन से रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, तो अब हमें ये पता चल चुका है बच्चों कि जब भी कोई एंट बाइट करती है ना, जब भी कोई चींटी डंक मारती है तो वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है हमारे बॉडी पार्ट पर, जहां पर भी वो बाइट करती है। जैसे मान लो वो हैंड में बाइट करती है, तो वो क्या करती है बच्चों, हैंड में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। ठीक, अब ये फॉर्मिक एसिड जैसे ही हमारे स्किन में जाता है तो हमें स्टिंगिंग पेन होने लगता है। अब स्टिंगिंग पेन होने लगता है तो हमें जल्द से जल्द इस पेन को रिलीव करना है। ठीक है, इस पेन से बाहर आना है, तो हम क्या करते हैं, इस पर कोई भी माइल्ड बेस अप्लाई करेंगे। अब जब हम इस पर कोई भी माइल्ड बेस अप्लाई करेंगे तो एसिड तो चींटी ने इंजेक्ट किया ही है, हम माइल्ड बेस इंजेक्ट कर लेंगे, सॉरी हम माइल्ड बेस को रब कर लेंगे। ये माइल्ड बेस क्या करेगा, जो एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो जब ये उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेगा, जो पेन है उससे हमें रिलीव मिल जाएगा। क्लियर है इतना? तो चलिए, तो आपको होमवर्क दिया गया था कि और क्या रेमेडीज आपके एरिया में, आपके रीजन में अपनाई जाती हैं एंट बाइट से छुटकारा पाने के लिए। तो सबसे पहला तो यही है बच्चों, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा डाल करके हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एसिड के इफेक्ट को। दूसरा, सोप लगा करके भी, है ना, सोप में भी तो बेस ही होता है ना, सोप लगा करके भी हम थोड़ा बहुत रिलीव पा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब किसी दूसरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जहां पर न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है या कैसे हम इसे यूज करते हैं। तो ऑन द फार्मर्स पोर्टल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म from the Department of Agriculture Corporation and Farmer Welfare. A query from a farmer states, my plants are not growing well lately. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizer made the soil acidic. What remedy might be provided by him? यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक फार्मर ने एक सवाल पूछा अपनी सॉइल से रिलेटेड। तो उन्होंने पूछा कि मेरे प्लांट्स जो हैं सॉइल में ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है, तो फार्मर है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे, जिसकी क्वेरी उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फार्मर्स पोर्टल पर डाली। तो काफी डिस्कशन के बाद पता चला कि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से उनकी जो सॉइल है वो हो गई है एसिडिक नेचर की। तो अब उन्हें क्या करना है, जिससे उनकी उनकी जो सॉइल है वो पहले जैसी क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए। तो इसके लिए इन्हें क्या करना है बच्चों, तो इसके लिए अब एसिडिक सॉइल है तो कैसे इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्हें क्या करना है, कोई बेस डालना पड़ेगा। जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि जब चींटी ने डंक मारा था तो वो एसिड इंजेक्ट करती है, उस एसिड से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर बेकिंग सोडा डालते हैं, जो कि क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो बेस रब करने से दोनों के इफेक्ट क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, या हम कहें बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो वैसे ही अगर फार्मर की सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो क्या करना है बच्चों, तो वहां पर वो कोई बेस डाल देंगे, कोई भी बेस।
अब जब वो बेस डालेंगे तो बेस क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और सॉइल वापस से हो जाएगी न्यूट्रल। ठीक है, सॉइल कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अब हम उस पर कोई भी फसल उगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि सॉइल जो है एसिडिक की जगह बेसिक हो जाती ज्यादा, तो भी प्लांट्स ग्रो नहीं करते। तो प्लांट्स ज्यादा एसिडिक और बेसिक सॉइल में ग्रो नहीं करते, प्लांट्स ग्रो करते हैं न्यूट्रल सॉइल में। ठीक, तो ज्यादा बेसिक अगर सॉइल हो जाएगी तो हमें क्या करना है, तो हमें उसमें कोई एसिड डालना है। एसिड डाल करके, एसिड क्या करेगा, बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और क्या हो जाएगी, सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी। तो इसे हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, ये बात हो गई सिचुएशन 2 की। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सॉइल बेसिक है तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, कंपोस्ट डालेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब ब्रेक डाउन होते हैं तो एसिड रिलीज करते हैं और ये क्या करेंगे, बेसिक सॉइल को, बेसिक सॉइल अगर बेसिक है तो ये एसिड क्या करेंगे, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सॉइल अगर न्यूट्रल भी है तो भी प्लांट नहीं उग रहे, तो इसका मतलब क्या है, तो अगर सॉइल न्यूट्रल भी है तो भी प्लांट नहीं उग रहे तो क्या करेंगे, देखो 3 कंडीशन है। अगर ज्यादा एसिडिक है तो भी ग्रो नहीं करेंगे, अगर ज्यादा बेसिक है तो भी ग्रो नहीं करेंगे, न्यूट्रल में ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हमने चेक कर लिया सॉइल एसिडिक थी तो हमने बेसिक कर लिया, बेसिक थी तो एसिडिक कर लिया, लेकिन अब हमने न्यूट्रल कर लिया है लेकिन अभी भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो हमें क्या करने हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, उसको उपजाऊ बनाना है। तीसरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। अश्विन्स फ्रेंड Gurbir stays near an industrial area. He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. What do you think might be the cause for this? तो अश्विन का एक फ्रेंड है गुरबीर, जो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहता है। तो गुरबीर ने अश्विन से कहा कि जो फिश पॉपुलेशन है उनके आसपास, ठीक है, उनके नेबर में, वो क्या हो रही है, डे बाय डे कम हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो देखो बच्चों, अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में रहते हैं तो पॉपुलेशन फिशेस की डे बाय डे कम हो रही है। क्यों हो रही है, तो पॉपुलेशन कम हो रही होगी जो इंडस्ट्रीज है वहां से आने वाले वेस्ट की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो ज्यादातर होता है एसिडिक नेचर का। ठीक है, अब जब वो एसिडिक नेचर का है तो फिशेस वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो क्या किया जाना चाहिए, फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसे आने से पहले उस वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए। अगर वो ज्यादा बेसिक है तो उसे एसिडिक बना देना चाहिए और अगर वो एसिडिक है तो उसे बेसिक बना देना चाहिए। क्लियर, ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, वैसे ही अगर बेसिक है तो एसिड डाल करके और अगर एसिडिक है तो कोई भी बेसिक सब्सटेंस डाल करके। नाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस अपीयर्स ऑन अश्विन एंड कृति's पेपर शीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम। अब जो सबसे स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अश्विन और कृति के पास जो शीट दी गई थी वर्ल्ड साइंस डे में, वहां पर वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड क्यों लिखा हुआ आया था। ठीक है, तो यह है आपका होमवर्क, आप इसका एक डिटेल में आंसर लिख करके आएंगे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उससे आपको क्या समझ में आया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। तो बच्चों आज हमने एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस चैप्टर को लगभग कंप्लीट ही कर लिया है। सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया। लास्ट में हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात की कि कैसे अगर सॉइल एसिडिक है तो उसे हम न्यूट्रल कर सकते हैं, अगर सॉइल बेसिक है तो उसे कैसे न्यूट्रल कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्ट्री वेस्ट के बारे में बात की कि फैक्ट्री वेस्ट ज्यादातर एसिडिक नेचर का होता है, तो उसे जब भी किसी भी वाटर बॉडी में डाला जाता है तो वहां पे रहने वाले जो प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, फिशेस हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उस एसिड की वजह से। तो क्या किया ना जाना चाहिए, इस वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाना चाहिए। वेस्ट को ट्रीट किया जाना, अगर वो ज्यादा एसिडिक है तो उसे बेसिक यानी कि उसको न्यूट्रल बना करके उसमें बेस डाल करके उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके फिर उसे जो है पूरा ट्रीट करने के बाद वाटर बॉडीज में
रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो कुछ आपको होमवर्क भी दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।